स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार सिंह, गणित प्रवक्ता श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। देखिए, पिछले वीडियो में आप लोगों को समृद्ध संख्याओं के योगफल के बारे में चर्चा की गई, उसकी प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में चर्चा की गई। ठीक है, इसी तरह देखिए और संख्याओं में जैसे हम करते हैं योगफल, गुणनफल, ठीक है, भागफल, तो ऐसा ही आज इस वीडियो में आपका ये तीसरा पार्ट है समृद्ध संख्या का, तीसरा वीडियो है बच्चों। तो इसमें देखिए टॉपिक आपका वही है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें हम बताने जा रहे हैं समृद्ध संख्या का व्यकलन। ठीक है, समृद्ध संख्या का व्यकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे हम योगफल निकाले थे, मान लीजिए आपका Z1 Z2 दो समृद्ध संख्याएँ ली गई थी, तो उनका योगफल क्या निकाला गया था, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। ठीक है, और यहाँ Z1 को हम A1 प्लस IB1, Z2 को A2 प्लस IB2 ही माने थे बच्चों। तो यहाँ पर भी आपका वही होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए, हम मान लेंगे यही हम मान लीजिए, माना Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1, A1 प्लस IB1। ठीक है, एंड दूसरी समृद्ध संख्या हम मान लें, एंड यही मान लें क्या, Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2, A2 प्लस IB2, A2 प्लस IB2। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनका घटाना, व्यकलन मीन्स क्या होता है, घटाना, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब यहीं पर हमें निकालना क्या है, इनका सब्ट्रैक्शन निकालना है। नाउ ध्यान दीजिए, Z1 माइनस Z2 क्या निकालें, Z1 माइनस Z2, अर्थात Z1 ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। भाई आपको बताया गया है A प्लस IB के फॉर्म में क्या होता है, समृद्ध संख्याएँ होती हैं। तो ये Z1 माइनस Z2, Z1 में से Z2 को हम माइनस करें तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, A1 प्लस IB1, ध्यान दीजिए, फिर माइनस यहाँ करें तो आपका कितना है, A2 प्लस IB2, A2 प्लस IB2। ठीक है, अब यहाँ से, अब यहाँ ब्रैकेट है तो ये अगर ब्रैकेट हटाएंगे साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा A1 प्लस IB1 और माइनस कितना हो जाएगा, A2 माइनस IB2। देखिए ये साइन आपका चेंज हो गया। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, रियल पार्ट एक साथ कर लेंगे। हाँ, रियल पार्ट आपका A1 माइनस A2 है, तो रियल पार्ट एक साथ करेंगे तो आपका कितना होगा, यहाँ पर A1 माइनस A2 क्या आ गया, A1 माइनस A2 प्लस, ध्यान दीजिए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, IB1 IB2। तो I अगर हम कॉमन ले लें तो आपका B1 माइनस B2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I यहाँ पर आपका होगा B1 माइनस B2, B1 माइनस B2। ठीक है, ये आपका आ गया Z1 माइनस Z2, क्या आया, Z1 माइनस Z2, अर्थात दो समृद्ध संख्याओं का व्यकलन, घटाना। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे योगफल में निकाले थे रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, ऐसा ही इसमें भी निकाल सकते हैं हम। अब यही सीन्स निकाल लीजिए, क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, इसका रियल पार्ट क्या है, क्योंकि व्यकलन भी क्या A प्लस IB के फॉर्म में है, ये भी एक समृद्ध संख्या होती है। तो इसका रियल पार्ट आपका A1 माइनस A2 है, क्या है, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको A1 क्या है, A1 आप ध्यान दीजिए रियल पार्ट ऑफ Z1, तो A1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1। तो यहाँ आपका हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1, फिर माइनस यहाँ A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2, ये हो जाएगा। तो कभी कभी आपको ये भी प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, दो समृद्ध संख्याएँ दी गई हैं, उनका घटाना, या प्रूफ कीजिए रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। तो एक आपका ये हो गया, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। एंड यही हम निकालने क्या,
एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2। इमेजिनरी पार्ट इसका देखिए, ये I से जो मल्टीप्लाई होता है इसको बताया जा चुका है, तो I से मल्टीप्लाई है क्या है यहाँ B1 माइनस B2, यही इसका क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग होता है। तो यहाँ पर आपका होगा B1 माइनस B2। अब आप लोग ध्यान दीजिए B1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो ये आपका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस क्या हो जाएगा Z2 का इमेजिनरी पार्ट B2, अर्थात B2 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ पर हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये प्रूफ हो गया आपका। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब यहाँ तक आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, दो संख्याओं का व्यकलन। अगर इस पर हम क्या करें, अगर कोई एग्जाम्पल दे दें इस पर, है इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब दो समृद्ध संख्याएं ये दी गई हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, एक एग्ज़ाम्पल भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसको कैसे हल किया जाएगा, सपोज़ कर लीजिए यही मान लीजिए Z1 इक्वल टू आपका दिया है 3 माइनस 2i, क्या दिया है 2i, एंड यही Z2 इक्वल टू दिया है 4 प्लस 3i, कितना दिया है 4 प्लस 3i। तो हमें क्या फाइंड करना है, Z1 में से Z2 को घटाना है, ठीक है। तो अब यही आप देखिए घटा सकते हैं इजी वे में, हाँ। नाउ क्या निकालना हमें Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 क्या हो गया, जैसे आप फार्मूला है Z1 माइनस Z2, रियल पार्ट में से उसको घटा देंगे, हाँ, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को घटा देंगे, दोनों अलग अलग समृद्ध संख्याओं में। तो यहाँ पर 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर आया 3 माइनस 4 प्लस यहाँ पर देखिए इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना -2 है, इमेजिनरी पार्ट -2 है, -2 फिर माइनस कितना होगा -3, -2 माइनस 3 कितना आ गया i -2 -3 हो गया, ठीक है। अब यही सीधा है a1 माइनस a2 प्लस i b1 माइनस b2। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा कितना 3 माइनस 4 -1 कितना आया ये -1 और -2 और -3, चूँकि साइन सेम है तो ये क्या होगा ऐड हो जाएगा, और साइन क्या माइनस का ही लगेगा, तो माइनस कितना होगा -5, या ऐसा लिख सकते हैं -5i, क्या हो गया Z1 माइनस Z2 इक्वल टू कितना हो गया -1 -5i, ठीक है। अब इसमें पूछा जाए इसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है -5 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है -5। ये आपका दो समृद्ध संख्याओं का व्यकलन घटाना है। अब यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिए, दो समृद्ध संख्याओं का गुणन और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे और संख्याओं में गुणनफल होता है, गुणन निकाला जाता है, ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी गुणन भी होता है और भागफल भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम समृद्ध संख्याओं का गुणन निकाल रहे हैं। अगला टॉपिक आपका है इसी में समृद्ध संख्याओं का गुणन। समृद्ध संख्याओं का गुणन। समृद्ध संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो ये आपका होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याओं का गुणनफल। अब जैसे हम योगफल निकाला गया, व्यकलन इसका निकाला गया, समेशन अर्थात योगफल निकाला गया, एडिशन, फिर आपका सब्ट्रैक्शन हुआ, और इसके बाद ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और इस पर प्रॉपर्टी भी है, जैसे योगफल की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं। तो यहीं आप मान लीजिए, यही माना Z1 इक्वल टू, जैसा कि पीछे हम Z1 क्या माने, A1 प्लस आई B1, Z1 इक्वल टू A1 प्लस आई B1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस आई B2, A2 प्लस आई B2, A2 प्लस आई B2, ठीक है। ये दो समृद्ध संख्याएं हैं, तो क्या निकालना है, इनका गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल अब ध्यान दीजिए, अब इसका गुणा कर दीजिए, जैसा कि गुणनफल आप पढ़ चुके हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भी गुणनफल ऐसे ही होगा। तो यहाँ क्या निकालना है, Z1 इंटू Z2, क्या निकालना है, Z1 इंटू Z2। Z1 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस आई B1, फिर इंटू कितना होगा, A2 प्लस आई B2, A2 प्लस आई B2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, A1 का मल्टीप्लाई A2 में कर लेते हैं, A1 A2 कितना होगा, A1 A2, A1 का मल्टीप्लाई इसमें करें, प्लस आपका कितना होगा, आई A1 B2 हो जाएगा, कितना होगा, A1 B2, A1 A2 प्लस A1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो आई आपका यहाँ होगा A1 B2 प्लस आई है, फिर आई B1 का मल्टीप्लाई A2 में करें, तो यहाँ क्या होगा, आई B1 A2, या इसी को आई A2 B1 भी लिखा जा सकता है। क्या लिख दें, आई A2 B1, A2 B1, आई B1 इंटू A2, या क्या लिख सकते हैं, आई A2 इंटू B1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, आई इंटू आई कितना हो गया, आई स्क्वायर, यहाँ प्लस आपका कितना हो गया, आई स्क्वायर, यहाँ B1 B2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B1 B2, ओके। अब यहाँ देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होती है, -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो A1 A2 यहाँ क्या हो गया, माइनस B1 B2, ये आपका क्या हो गया, रियल पार्ट, भाई जिसमें आई से मल्टीप्लाई नहीं, क्या वही वास्तविक भाग होता है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं क्या, A1 A2 माइनस क्या लिखें, B1 B2, क्यों माइनस हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब इसमें ध्यान दीजिए, आई हम कॉमन ले लें, तो यहाँ प्लस आई कॉमन ले लें, तो आपका कितना हो गया, आई कॉमन A1 B2, यहाँ क्या होगा, A1 B2 और प्लस A2 B1, यहाँ पर हो गया प्लस A2 B1, क्या हो गया, प्लस A2 B1। अब यहाँ आप दिखा सकते हैं, देयरफॉर क्या हुआ है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, Z1 इंटू Z2। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 निकाले, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 निकाले, इजी वे में निकाल सकते हैं। तो इसका रियल पार्ट ये क्या है, A1 A2 माइनस B1 B2, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, यही रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट A1 A2 माइनस B1 B2, तो यहाँ पर आपका होगा A1 A2 माइनस B1 B2, A1 A2 माइनस B1 B2। A1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, A1 A2 क्या लिख सकते हैं, A1 को रियल पार्ट ऑफ Z1, A2 को रियल पार्ट ऑफ Z2। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1
रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B1 B2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ आपका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इंटू कितना हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये आपका आ गया। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना हो गया, ये आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ओके, अब यही हम निकाल सकते हैं एंड क्या, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। अब इसका आप लोग ध्यान दीजिए, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट आपका कितना है, इसका मल्टीप्लाई किया गया है, तो सब मिला आई कॉमन लेने पर आपको क्या मिल रहा है, ये जो मिल रहा है A1 B2 प्लस A2 B1। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या मिला, आई से जो मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ आपका हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है, अब यहाँ A1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, B2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ध्यान दीजिए B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इसको ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया रियल पार्ट ऑफ A1 को क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1, और B2 को क्या लिख सकते हैं, B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इंटू क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। फिर यहाँ पर देखिए प्लस कितना हो जाएगा, प्लस आपका A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2, A2 रियल पार्ट ऑफ Z2। B1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इसका काल्पनिक भाग। तो B1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ये क्या हो जाएगा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 होगा। तो ये ध्यान दीजिए, ये भी आपका कभी कभी प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, या इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट भी कहीं न कहीं न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इस पे समृद्ध संख्याओं के गुणनफल की प्रॉपर्टी है। जैसे योगफल की आपको प्रॉपर्टी बताई गई है, हाँ, योगफल क्या समवर्ग नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है, और वह सहचर नियम का पालन करता है, उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकाल लेंगे, वहाँ पर एडिटिव इन्वर्स निकाले थे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या बताने जा रहे हैं, इस पर प्रॉपर्टी आपकी। तो अब इतना तो हमारे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इसकी प्रॉपर्टी, समृद्ध संख्याओं के गुणनफल के गुणधर्म, समृद्ध संख्याओं के गुणन के गुणधर्म। समृद्ध संख्याओं के गुणन के गुणधर्म, गुणन के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, समवर्ग नियम। क्यों समवर्ग नियम, क्लोजर लॉ क्या होता है, जैसे दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल भी क्या है, समृद्ध संख्या आती है, a प्लस आई बी के फॉर्म में ही आता है, इसलिए ये पहला क्या होगा, समवर्ग नियम का पालन करता है। पहला है क्लोजर लॉ, समवर्ग नियम, समवर्ग नियम।
क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, संबरक नियम। क्यों? ये वही है जैसा पीछे बताया कि दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल क्या है, एक समृद्ध संख्या होती है, इसलिए ये क्या है, संबरक नियम का पालन करता है। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम जैसा योगफल में बताया गया है ऐसा ही इसमें क्या है, दो समृद्ध संख्याओं के गुणनफल के अगर क्रम को बदल दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए इसमें क्या है, Z1 और Z2 क्या है, दो समृद्ध संख्याएं हैं, तो दोनों समृद्ध संख्याओं का अर्थात यहाँ पर देखिए, मान लीजिए दो समृद्ध संख्याएं क्या हैं, Z1 Z2 हैं, तो अगर यहाँ पर Z1 इंटू Z2 करेंगे, अगर इसका क्रम बदल दिया जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ये क्या लिख सकते हैं, Z1 Z2 इंटू Z1 क्या हो जाएगा, Z2 इंटू Z1, अर्थात इसका क्रम बदलने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल क्या है, क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। चलिए तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम, ये सारे नियम किस में बताए गए हैं, योगफल में बताया गया है। ठीक है, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, साहचर्य नियम भी क्या होता है, ये तीन समृद्ध संख्या के लिए होता है। यहाँ मान लीजिए Z1 Z2 Z3 क्या है, तीन समृद्ध संख्याएं हैं, तो आपका अगर Z1 Z2 Z3 तीन समृद्ध संख्याएं, तो इनका गुणनफल Z1 इंटू Z2, देखिए इसको एक साथ कर लें, इंटू क्या करें Z3, जैसा कि योगफल में भी बताया गया है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Z1 फिर Z2 Z3 क्या है, एक साथ कर दें, योगफल में जैसा कि बताया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, Z2 इंटू Z3, तो ये क्या होगा, अर्थात समृद्ध संख्याओं का गुणनफल क्या है, साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी आपकी है, चौथी प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन का तत्समक। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन का तत्समक। अब गुणन का तत्समक क्या होता है, जैसे कोई भी समृद्ध संख्या है उसमें कितने से गुणा किया जाए, ऐसी समृद्ध संख्या से गुणा किया जाए वो वही समृद्ध संख्या प्राप्त हो। तो जैसे योगफल के लिए क्या होता है, योगफल के लिए 0 बताया गया था, उसका योज्य तत्समक क्या है, 0 था, क्योंकि
किसी भी समृद्ध संख्या में अगर हम जीरो ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वही समृद्ध संख्या प्राप्त होती है। ऐसा ही चूँकि जीरो क्या है, एक समृद्ध संख्या के रूप में 0 + i × 0 ऐसा लिखा जा सकता है। पिछले वीडियो में ऐसा चर्चा किया गया, बताया गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी गुणन का तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे z 1 होता है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0 × i लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 + 0 × i, अर्थात ये भी आपका क्या है, एक समृद्ध संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 1। अगर अर्थात यही इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव गुणन का है। तो अब किसी भी समृद्ध संख्या में कितने से मल्टीप्लाई गुणा किया जाए कि वही समृद्ध संख्या मिले। तो सपोज कर लीजिए यहाँ z क्या है, z आपका कोई समृद्ध संख्या है, तो z में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, z × 1 कितना होगा, z ही तो मिलेगा, क्या मिलेगा, z। और या 1 में z से मल्टीप्लाई करें, किसी समृद्ध संख्या से मल्टीप्लाई करें, तब भी आपका क्या मिलेगा, z। अर्थात 1 × आपका z भी किसके बराबर आएगा, z के। अर्थात इसका आइडेंटिटी क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, जब आपको ये कभी पूछा जाए समृद्ध संख्या का गुणन तत्समक क्या होता है, गुणन तत्समक आपका 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अगर योग के लिए योज तत्समक क्या होगा, 0 होता है। पिछले वीडियो में आपको बताया, चर्चा की गई है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुणन का तत्समक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, पांचवा हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अर्थात गुणन का प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। गुणन का प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, गुणन का प्रतिलोम, ठीक है। अब गुणन का प्रतिलोम, जैसे आप लोग देखिए अलजबरा में 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जैसा कि पीछे भी हम जैसा चर्चा किए थे योगफल के लिए, योज प्रतिलोम के लिए, यहाँ क्या है, गुणन का प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे पीछे आप लोग अलजबरा में पढ़े होंगे, जैसे अगर यक्स का निकाला जाए, यक्स का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा, 1/x होगा। क्या होगा, 1/x होगा, ठीक है। अब या 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका 1/1/x, अर्थात कितना आएगा, x ही आएगा। तो x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x, 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम x होता है, या इसे हम x इन्वर्स भी लिख सकते हैं ऊपर ले जाकर। हाँ, ऐसा ही समृद्ध संख्या में होता है बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए ना, गुणन का प्रतिलोम, मान लीजिए z क्या है, माना z = a + ib, z = a + ib एक समृद्ध संख्या है। एक समृद्ध संख्या है, एक समृद्ध संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/z होता है। जहाँ अतः z का गुणात्मक प्रतिलोम z का गुणात्मक
गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/z, क्या होगा 1/z। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं z इनवर्स। क्या लिखा जा सकता है z इनवर्स, या z इनवर्स होता है। और ध्यान दीजिए, इसको निकालने के लिए एक हम डेरिवेशन भी बता दे रहे हैं, जो कि आप लोग डायरेक्ट भी इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, या तो ये एक सिंपल मेथड है, उसके कॉन्जुगेट बाद में बताएंगे, उससे जो है गुणा उड़ा करके आंसर में निकाला जा सकता है। ठीक है, निकाला जा सकता है।